नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। थोड़ी सी आप लोगों को असुविधा हुई होगी। देखिए भाई, ऑफलाइन का सेटअप लगा रहे थे, दूसरी जगह ऑफलाइन क्लास ऑफलाइन कोचिंग डाल रहे थे, तो उसी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आप लोगों को आई है। कुछ दिन अपनी क्लास नहीं हो पाई, लेकिन अब आप लोगों की कंटिन्यूसली क्लासेज होंगी, रोज़ आपको क्लास मिलेगी। उसके साथ में आप लोगों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी मैं आपको दे दूँ। देखो, रीट एग्ज़ाम का अपन क्रैश कोर्स शुरू कर रहे हैं, और ये क्रैश कोर्स अपने यहीं पे मान सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे ही शुरू होगा। टाइम टेबल आपको जल्दी ही मान एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन करके रखना। मान एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज़रूर से आप लोग ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन यहीं पर मिलने वाली है। अब इस क्रैश कोर्स के अंदर हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, क्या क्या करने वाले हैं। देखो, लगभग 1.5 महीने तक अपना ये क्रैश कोर्स चलने वाला है, और इन क्लासों के अंदर आपको पूरा कोर्स थ्योरी बेसिस पे करवाया जाएगा। अपनी नोटबुक रखना, या फिर जो नोट्स हैं ये अपने आपको ऐप पे मिल जाएंगे, मान एजुकेशन ऐप पे। तो भाई, इससे पहले आपको ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लेना है, और जो बाल विकास वाली बुक अपनी वो आपको घर पे मंगवा लेनी है। आप देखो, क्लासेज के अंदर एक तो आपकी हिंदी की क्लासेज, सभी कक्षाएँ लाइव होंगी, हिंदी की, संस्कृत की, और संस्कृत के बाद में आपकी क्लास शुरू हो जाएगी बाल विकास वाली, चली रही है। ईवीएस की क्लासेज भी आपकी चल रही हैं लेवल 1 के लिए, पर्यावरण अध्ययन की, तो ये क्लासेज भी आपकी कंटिन्यू हो जाएंगे जो भी बाकी हैं। ईवीएस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग देख लेना, उसमें लगभग तीसरी यूनिट चल रही है, 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं। बाकी जो भी क्लासेज अपनी चलेंगी उनका आपको टाइम टेबल मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। चलो अब शुरू करते हैं अपन आगे, बट साइकोलॉजी वाली क्लास अब आपको रोज़ मिल जाएगी चैनल पे वीडियो, तो आप टेंशन ना लें। सुबह 8 बजे आपको वीडियो मिल जाएगा। देखो, आज अपन मानसिक विकास देखेंगे जो अपने नोट्स में है। हालांकि मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था मेंटल डेवलपमेंट का, सब कुछ अपन ने देख लिया था। अब अपन नोट्स में देखते हैं, जो नोट्स आपको घर पे भेजे जाते हैं, ये वाले नोट्स हैं, यही भेजे जा रहे हैं आपको घर पे। तो आप लोगों ने अगर नहीं मंगवाए हैं तो प्लीज़ मंगवा लेना आप लोग, क्योंकि अगर आप ये कोर्स कर रहे हैं ना, तो आपको ये नोट्स आपके हाथ में ज़रूर होने चाहिए भाई। मान एजुकेशन ऐप से आप ऑर्डर कर देना। मेंटल डेवलपमेंट किसे कहेंगे हम, मानसिक विकास। देखो, हरलोक का कहना है इस केस के अंदर, हरलोक भाई साहब ये कहते हैं कि कोई भी 2 बालक समान मानसिक योग्यता वाले नहीं होते हैं। हरलोक ने क्या कहा कि कोई भी 2 बालक हैं, फॉर एग्जाम्पल आप हो, आपका भाई है, बहन है, कोई भी मान लीजिए, आपकी जो मानसिक योग्यता है, जो आपकी मेंटल एबिलिटीज़ हैं, वो आपकी समान नहीं होंगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर आपको व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को मिलेगी, आपके मेंटल तौर पर भी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपका बिहेवियर ले लीजिए। आप दोनों भाई बहनों का बिहेवियर एक समान होता है क्या? हो सकता है किसी को गुस्सा ज़्यादा आता हो, किसी को कम आता हो, किसी को आता ही नहीं हो, बहुत ही कम आता हो। ऐसा तो नहीं होता है कि नहीं आता हो बिल्कुल भी, पर हो सकता है बिल्कुल कम आता हो, है ना। आपके बोलचाल, आपकी जो भाषा है, मतलब भाषा में तो चलो ठीक है, चल जाता है, एक जगह रह रहे हो तो एक ही समान भाषा होगी, लेकिन आपके जो शब्दों को डिलीवर करने का जो सीन है वो आपका अलग हो सकता है, आपकी रुचि जो है वो अलग हो सकती है यहाँ पे। तो मानसिक जो योग्यता है ये सब अलग अलग होती है, 2 बालकों की समान नहीं होती है। बालक जन्म के समय कोरा कागज होता है। जन्म के समय बालक को कोरा कागज क्यों बताया गया है? क्योंकि दोस्तों, बालक का जो शब्द भंडार होता है ना, वो बहुत कम होता है इस समय। जन्म के समय की बात करें तो बिल्कुल ही नहीं होता है, बालक तो एक भी शब्द नहीं जानता उस समय। तो कोरा कागज होता है, जो भी आप लिखना चाहोगे वो उस कोरे कागज के ऊपर लिख सकते हो। इसीलिए तो कहते हैं ना कि भविष्य की जो नींव है वो शैशवावस्था के अंदर ही पड़ जाती है। तो जिस पर वह अपने अनुभव लिखता है, क्या है ये कहा है जॉन लोक ने। तो जॉन लोक ने क्या कहा है मानसिक विकास के संबंध में, कि बालक जन्म के समय कोरा कागज होता है जिस पर आप अपने अनुभव लिख सकते हो। आगे हम बात करें मानसिक क्रियाओं की, जो हमारी मेंटल प्रोसेस है, इनमें एक तो संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, चिंतन, ध्यान, कल्पना, स्मृति, समस्या और समाधान। इन सभी को क्या कहेंगे? समस्या समाधान आ जाएगा आपका, प्रॉब्लम सॉल्वम सॉल्यूशन। तो संवेदना, इसको आप लोग कह सकते हो सिंपैथी। प्रत्यक्षीकरण, प्रेस्पिशन, थिंकिंग, ठीक है, अटेंशन, इमेजिनेशन, मेमोरी, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन। ये सारी क्या होती है? मानसिक क्रियाएं होती है। तो मानसिक क्रियाओं के बारे में ध्यान रखना, ये शब्द आपको हिंदी में ज़्यादा काम आएंगे, इनका आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। उसके बाद में दोस्तों अगर अपन चलते हैं शैशव अवस्था में मानसिक विकास को लेकर के,
तो देखिए दोस्तों, शैशवावस्था जो है इन्फेंसी स्टेज है, उसमें अगर मेंटल डेवलपमेंट को देखें तो 1 वर्ष का जो बालक होता है, कितने वर्ष का भाई, 1 साल का 12 महीने का बच्चा 3 से 4 शब्द बोलेगा। तो ध्यान रखिए, 1 साल का बच्चा जो है आपके घर में आप देखते होंगे 3-4 शब्द वो बोलने लग जाता है। 2 वर्ष का जो बालक है वो 100 से 200 शब्द बोलने लग जाता है और 2 शब्दों के वाक्य बनाने लग जाता है। हालांकि देखो दोस्तों, इन चीज़ों में आपकी रुचि होगी, आपको अच्छा लग रहा होगा पढ़ना, लेकिन यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। कोई नॉर्मल एक आध क्वेश्चन आ सकता है, वो भी कंफर्म नहीं है, पर आपको जानना जरूरी है। अगर आप बाल विकास पढ़ते हैं तो बाल विकास के बारे में आपको जानना जरूरी है कि मानसिक जो विकास है शैशवावस्था के अंदर किस तरह से होता है। बाकी अगर बात करें 3 वर्ष की, तो लाइन खींचना और नाम बताना बच्चा शुरू कर देता है। जैसे लाइन खींचना शुरू कर देगा, अपना नाम बताना शुरू कर देगा। 4 वर्ष का जो बालक है लिखना प्रारंभ कर देगा, वस्तुओं का जो आरोही क्रम है वो बताना शुरू कर देगा। उसके बाद में 5 वर्ष का जो बालक है रंग और वस्तुओं के अंदर अंतर करने लग जाएगा कि ये ब्लैक है, ये आपका वाइट है, ये ग्रीन है, ये येलो है, ये रेड है। आपका कलर्स में डिफरेंस करने लग जाएगा। उसके बाद में जो वस्तुएं हैं उनमें भी डिफरेंस करने लग जाएगा कि ये अनार है, ये अमरूद है, ये किचन के अंदर रखी हुई कोई केतली है, ये गिलास है, ये कप है। इस तरह से वस्तुओं में अंतर करने लग जाएगा। 10-11 शब्दों का वाक्य भी बनाएगा बच्चा। कितनी उम्र में? 5 वर्ष की उम्र में। आगे हम चलें तो बाल्यावस्था में मानसिक विकास को आगे और देखते हैं, तो 6 वर्ष से शुरू करते हैं बाल्यावस्था के अंदर। तो 6 वर्ष में देखें तो 14 तक गिनती बोलना शुरू कर देगा बच्चा। अब ऐसा फिक्स नहीं है कि 14 तक ही बोलेगा, ये बस साइकोलॉजिकल फैक्ट है, बस इनको ध्यान में रखना है थोड़ा सा। 14 के आसपास का भी आपको मिल सकता है, 13 भी मिल सकता है, 15 भी मिल सकता है, 12 भी मिल सकता है। इवन आजकल तो आपको 14 तक गिनती जो बोलेगा, 6 वर्ष का बच्चा 14 तक गिनती बोलने की जरूरत नहीं है। आजकल तो जो 4 साल का बच्चा होता है ना, वही 100 तक गिनती सुना देता है आपको। तो ये पहले के साइकोलॉजिकल फैक्ट है, आजकल के नहीं है ये, बट अपने को यही ध्यान रखने हैं। शरीर के अंगों के नाम बताना शुरू कर देगा 6 वर्ष का बच्चा, लेकिन दोस्तों 3 वर्ष का बच्चा भी ये बता देता है आजकल का। तो सरल प्रश्नों के उत्तर बताना शुरू कर देगा। जो भी आप इजी क्वेश्चन पूछोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहोगे बेटा बताओ इस पेड़ का कलर कैसा है, तो वो बता देगा ग्रीन कलर के पत्ते हैं इस पेड़ के, या पेड़ ग्रीन है। ठीक है। आप कहोगे बच्चे को कि पानी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो बच्चा बता देगा वाटर बोलते हैं। इस तरह के कुछ इजी जो क्वेश्चन है वो आप पूछना शुरू कर दोगे तो बता देगा। 7 साल का जो बच्चा है अंतर और तुलना करने की योग्यता का विकास हो जाता है 7 साल के बच्चे में। डिफरेंस करेगा और तुलनात्मक भी कर सकता है, वो 2 चीज़ों के बारे में तुलना भी कर सकता है कि ये चीज़ ज़्यादा इफेक्टिव है, ये नहीं है, इस चीज़ से हमें ये बेनिफिट मिल सकते हैं, ये चीज़ नुकसान करती है। तो तुलनात्मक अध्ययन भी शुरू हो जाता है, क्योंकि इस उम्र में सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास, बाकी अगर नैतिक विकास की बात करें तो नैतिक विकास का भी प्रारंभ हो जाता है यहाँ पे। मोरल डेवलपमेंट 8 वर्ष की उम्र की बात करें तो 16 शब्दों का वाक्य बनाना, कविता और कहानियाँ दोहराना ये भी सीख जाता है बालक। तो 16 शब्दों का वाक्य बनाने लग जाएगा, कविता, पोएम और कहानियाँ भी दोहराएगा। आप देखते होंगे 8 वर्ष का बच्चा जो है बार बार कविताएं सुनाता रहता है, कहानियाँ भी दोहराने लग जाता है। एक कहानी को सुनाएगा जीजी को, एक को मम्मी को सुनाएगा, एक को पापा को सुनाएगा जाकर के, ऐसे एक ही कहानी को 4 बार बोलेगा। आगे बात करें 9 वर्ष की, तो 9 वर्ष में दोस्तों दिनांक, डेट, टाइम और जो सिक्के हैं, कॉइन्स होते हैं, उनका भी ज्ञान हो जाता है बच्चे को कि ये 5 रुपये का सिक्का है, ये 10 रुपये का सिक्का है, ये 20 रुपये का सिक्का है ना, 2 रुपये का सिक्का है। इस तरह से 9 वर्ष की उम्र में तो टाइम बताना शुरू कर देगा, समय का बताना शुरू कर देगा, आपको दिनांक बताना शुरू कर देगा, डेट कि आज कितनी डेट हो गई, और समय, और आपको वार भी बताएगा। 10 साल का जो बच्चा होता है ना, दैनिक जीवन के अंदर जो हमारी डेली रूटीन लाइफ होती है, उसके जो रूल्स होते हैं, परंपराएं होती हैं, उनका ज्ञान बच्चे को हो जाता है कि सुबह उठ करके नहाना चाहिए, अच्छा रहता है, शाम को टाइम पे भोजन करना चाहिए, ठीक है, बड़ों की पैर छूनी चाहिए। मतलब नैतिकता का विकास काफ़ी हद तक यहाँ पर आते आते बच्चे में हो जाता है। 3 मिनट में 70 शब्द बोल सकता है बच्चा, यहाँ पे इतनी कैपेबिलिटी हो जाती है। जीवन मृत्यु का ज्ञान भी हो जाता है 10 साल की उम्र में कि हमें एक दिन मरना भी है, और जीवन बहुत ही उलझन भरा जीवन है, इसको जीने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। काफ़ी सारी चीज़ें बच्चे को समझ में आ जाती हैं। उसके बाद में 11 वर्ष की उम्र में देखें तो तार्किक योग्यता और जिज्ञासा का विकास हो जाता है। तो यहाँ पे डेवलपमेंट हो जाएगा, एक तो आपका लॉजिकल एबिलिटी का और एक हो जाएगा आपका क्यूरोसिटी का 11 वर्ष की उम्र के अंदर।
बाकी क्योंकि जिज्ञासा का जो विकास होता है ना, बच्चा देखो 11 साल की उम्र का कोई बच्चा है ना आपके घर में, 10 11 या 12 साल की उम्र का, तो वहाँ पर आप लोग देखोगे भाई इस उम्र में बच्चा बहुत सारे सवाल पूछता है आपसे कि मुझे ये चाहिए, ये क्या है। आपसे कहेगा बच्चा, आपके हाथ में मान लीजिए एक टमाटर है ना, क्या है, टमाटर है, टोमेटो है। आपसे बच्चा कहेगा ये क्या है, वैसे तो बच्चा जान ही जाएगा, तो टमाटर के बारे में पूछेंगे, आप बता दो कि टमाटर है, फिर वो बोलेगा ये गोल क्यों है, फिर आप कहोगे क्योंकि इसका शेप ही ऐसा होता है, इसकी प्रकृति ही ऐसी है, गोल ही होता है बेटा टमाटर। फिर वो कहेगा तो ये लाल और हरा ही क्यों रहता है, फिर आप क्या जवाब दोगे। ऐसे बच्चा आगे आगे पूछता रहता है, कुछ ना कुछ सवाल पूछेगा आगे से आगे, ऐसा है तो क्यों है, फिर ये ऐसे कैसे हुआ। बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है बच्चे के दिमाग में। 12 वर्ष की उम्र की बात करें तो समस्या समाधान की योग्यता का विकास हो जाता है। बच्चा जो है काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन करने लग जाता है, खुद से घर वालों पर डिपेंड नहीं होता है। आगे बात करें किशोरावस्था में मानसिक विकास की, तो देखो 15-20 वर्ष की अवस्था में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा तक पहुंच जाता है। ऐसा किसने कहा था, वुडवर्थ ने कहा था। तो याद रखना वुडवर्थ का स्टेटमेंट है किशोरावस्था में मानसिक विकास से संबंधित कि 15 से 20 वर्ष। अब देखो किशोरावस्था में क्यों पढ़ रहे हैं अपन इस चीज़ को, क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि किशोरावस्था के अंदर ही तो ये वाली एज आती है ना, 15 से 20 वर्ष की जो एज है ये आपकी किशोरावस्था की एज है। तो इस उम्र को या फिर इस स्टेटमेंट को अपन किशोरावस्था के अंदर लेते हैं, एडोलसेंस के अंदर लेते हैं। तो इसमें वुडवर्थ ने कहा कि 15 से 20 वर्ष की जो उम्र है, 15 से 20 वर्ष की अवस्था में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा तक पहुंच जाता है। मतलब इससे ज़्यादा मानसिक विकास किसी का हो नहीं सकता है इस उम्र में, मतलब हाईएस्ट लेवल जो होता है मानसिक विकास होने का वो कंप्लीट हो चुका होता है। अब बात करते हैं दोस्तों मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। मेंटल डेवलपमेंट को इफेक्ट करने वाले जो भी फैक्टर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। मैंने इन सबको आप लोगों को बहुत बढ़िया ढंग से समझा दिया है, बस आप यहाँ पर ये देख लो कौन कौन से हैं। एक तो वंशक्रम हो जाएगा आपका, हेरिडिटी जो है, एक आपका एनवायरनमेंट हो जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोनों के दोनों कारक। उसके बाद में विद्यालय और शिक्षक का प्रभाव, ठीक है ना, जो प्रभाव होता है, जो रोल होता है, जो इफेक्ट होता है विद्यालय का, स्कूल का और टीचर का, तो ये भी बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करता है। माता पिता की जो शिक्षा है जो बच्चे को दी जा रही है, या माता पिता खुद पढ़े लिखे हैं कि नहीं है, उस चीज़ का भी फर्क पड़ता है बालक के मानसिक विकास पर। और परिवार की जो आर्थिक स्थिति है, पैसे वाला परिवार है या नहीं है, या बहुत ही पिछड़ा परिवार है, गरीब परिवार है, या फिर मध्यम वर्गीय परिवार है, तो उस हिसाब से होता है यहाँ पे। तो ये सारे मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं भाई। अब नेक्स्ट आता है अपना मनोसामाजिक विकास। तो आपका ये हो जाएगा साइको सोशल डेवलपमेंट। क्या हो जाएगा भाई, साइको सोशल डेवलपमेंट हो जाएगा। और इसका जो प्रतिपादक है ना वो है इरिक इरिक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम्स के अंदर, क्योंकि ये बार बार आता रहता है, तो आपको ध्यान रखना है। मनोसामाजिक जो विकास है इसका प्रतिपादक कौन है भाई, तो मनोसामाजिक विकास का प्रतिपादक है इरिक इरिक्शन। और इन्होंने ईगो पर बल दिया था, ईगो पर। आगे अपन और बातें करेंगे इनके बारे में। और इन्होंने जो है इरिक इरिक्शन ने इसमें 8 अवस्थाओं को शामिल किया है, 8 स्टेज को इसके अंदर ऐड किया है। इन स्टेज के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहली जो स्टेज है वो है अवस्था बनाम अनावस्था की अवस्था, या फिर स्टेज, या फिर आप इसको कह सकते हो विश्वास बनाम अविश्वास, विश्वास या अविश्वास की अवस्था, मतलब स्टेट ऑफ बिलीफ वर्सेज ट्रस्ट। तो 0 से 18 माह का समय तो इसका पहली का होता है। जन्म से लेकर के 18 महीना की जो उम्र होती है ना, इसको कहा है इरिक इरिक्शन ने अवस्था बनाम अनावस्था की अवस्था, या फिर विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था। उसके बाद में स्वतंत्रता बनाम संदेह की अवस्था। कौन सी, स्वतंत्रता बनाम संदेह की अवस्था, यानी कि फ्रीडम वर्सेस डाउट की जो एज होती है वो। इस उम्र में क्या होता है ना, स्वतंत्रता और संदेह दोनों ही चीज़ें पाई जाती हैं। 18 माह से 3 वर्ष तक का जो बच्चा होता है, मतलब 36 महीने का बच्चा, 18 से 36 डबल हो गया। इसके बाद में पहल बनाम अपराध की अवस्था, ये 3 से 6 वर्ष की उम्र होती है। इस उम्र में बच्चा जो है ना बहुत अपराध करता है भाई, अपराधी प्रवृत्ति का बालक हो जाता है, कुछ भी नहीं छोड़ेगा। आपके हाथ में कुछ भी होगा ना उसको ले लेगा और मुंह में ले लेगा डायरेक्ट उसको, ठीक है। तो बच्चे की ये एज होती है। उसके बाद में परिश्रम बनाम हीनता की एक अवस्था होती है, ये 6 से लेकर के 12 साल की उम्र होती है। इसमें बच्चे का सामाजिक विकास भी होता है, नैतिक विकास भी होता है,
और इसमें बच्चा काफ़ी सारा स्ट्रगल भी करता है, हालांकि अपने दिमाग से नहीं करेगा वो, लेकिन काफ़ी सारी दोस्ती वगैरह आ रही, काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है इसमें। अपन ने सब चीज़ें डिस्कस कर ली हैं ये इससे पहले की क्लास एज में। पहचान वर्सेज भूमिका की अवस्था एक होती है 5वें नंबर पे, यानी कि इसको आप कह सकते हो आइडेंटिटी और रोल की जो एज है वो। उसके बाद में मित्रता और अलगाव की अवस्था। तो अलगाव की जो अवस्था होती है ये मित्रता के साथ में होती है, मतलब मित्र बनते हैं तो अलग भी हो जाते हैं, आइसोलेशन बोल सकते हो आप अलगाव को। उसके बाद में सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी वर्सेज आपका निष्क्रियता। निष्क्रियता मतलब इनएक्टिविटी बोल सकते हो आप इसको, इनएक्टिविटी, ठीक है। तो ये आपका सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी और इनएक्टिविटी, सृजनात्मकता वर्सेज निष्क्रियता की अवस्था भी होती है। उसके बाद में 8वीं होती है ईमानदारी वर्सेज निराशा या संपूर्णता वर्सेज हताशा की अवस्था। हताश हो जाना, है ना। 65 वर्ष से अधिक की जो उम्र होती है ना, ये एज होती है यहाँ पे। इसमें क्या होता है ना, ईमानदारी में किए हुए कार्य का मूल्यांकन करता है। ईमानदारी वर्सेज निराशा की जो अवस्था है या संपूर्णता वर्सेज हताशा की जो अवस्था है, 65 वर्ष से अधिक की जो एज होती है, अब इस एज के अंदर हाथ पैरों से देखो चला भी नहीं जाएगा, बहुत सारे काम हैं जो नहीं हो पाएंगे इस उम्र के अंदर, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। तो किए हुए जो काम है उनका मूल्यांकन करता है, यार अपने सही किया गलत किया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो इस एज के अंदर आकर के काम करती हैं। उसके बाद में सामाजिक विकास का पारिस्थितिकी मॉडल भी अपन देखेंगे दोस्तों यहाँ पे, या फिर आप इसको कह सकते हो इकोलॉजिकल मॉडल ऑफ सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। तो देखो इसके जो प्रतिपादक हैं उनका नाम है ब्रोनफेन-बेनर। क्या है भाई? ब्रोनफेन-बेनर। तो ब्रोनफेन-बेनर ने कौन सा सिद्धांत दिया या मॉडल दिया? सामाजिक विकास का पारिस्थितिकी मॉडल, या फिर हम कहें इकोलॉजिकल मॉडल ऑफ सोशल डेवलपमेंट। इसके अंदर 2 3 4 5 चीज़ें बताई हैं इन्होंने, उनके बारे में अपन बात करते हैं। कुछ घटकों के बारे में, कुछ मंडल के बारे में बताया है इन्होंने। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम देखिए कि तो लघु मंडल के बारे में बात करी गई है, एक मध्य मंडल के बारे में बात करी गई है, एक बाह्य मंडल के बारे में, और एक वृहत मंडल के बारे में, और एक घटक मंडल के बारे में। ये 5 चीज़ें हैं, इनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं कि इनमें कौन कौन संबंध पाया जाता है इनका। तो सबसे पहले हम देखें तो लघु मंडल जो है, माइनर जो आपका सर्कल है, इसके अंदर तो आता है परिवार, विद्यालय और समूह है, ठीक है। तो सबसे पहली इकाई परिवार होती है, फिर विद्यालय और फिर समूह है। ये तो आते हैं लघु मंडल के अंदर, मतलब एक छोटे स्कोप, एक सर्किल के अंदर आ जाएंगे। तो एक सर्किल अपनी ये वाला बना दिया, ठीक है। तो इसमें कौन कौन आ गए? परिवार आ गया, ठीक है, विद्यालय आ गया और समूह आ गया, ठीक है। तो एक सर्कल तो ये हो गया। उसके बाद में मध्य मंडल की अगर बात करते हैं तो इन तीनों के बीच में क्या पाया जाता है दोस्तों? संबंध पाया जाता है। अगर मध्य मंडल का ग्राफ बनाए अपन तो इन तीनों के बीच में क्या पाया जाता है भाई? इन तीनों के बीच में क्या पाया जाता है? संबंध पाया जाता है। इस तरह से अपन एक ग्राफ बना सकते हैं जिसमें एक तो हो जाएगा परिवार, एक हो जाएगा विद्यालय और एक हो जाएगा समूह। और इन तीनों देखो यहाँ पर टच हो रहे हैं, मतलब इनके बीच में क्या पाया जाता है? समूह पाया जाता है, संबंध पाया जाता है। आगे हम देखते हैं तीसरा बाह्य मंडल। तो माता पिता का कार्य, माता पिता का जो कार्य का संबंध होता है ना, वो चीज़ें इसमें आती हैं, जैसे गांव का विद्यालय, मंदिर और तालाब, ठीक है, बाह्य मंडल के अंदर आएंगे। तो बाह्य मंडल का अगर अपन बनाते हैं यहाँ पे सर्कल, तो इसमें जो है आउटर शेयर के अंदर आपका गांव का विद्यालय आ जाएगा, जो कि हम यहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद में मंदिर आ जाएगा, और उसके बाद में जो तालाब वगैरह पानी की है वो चीज़ें आ जाएंगी। ये आपका बाह्य मंडल में आता है। और ध्यान रखना, ये सामाजिक विकास का पारिस्थितिकी मॉडल है। समाज के अंदर सामाजिक, बच्चे का जो सामाजिक विकास है वो किस मॉडल के तहत होता है, तो इसी का नाम दे दिया सामाजिक विकास का पारिस्थितिकी मॉडल। सामाजिक विकास बच्चे का कैसे होता है, एक मॉडल के थ्रू हमारे को समझाया गया है। भाई बच्चा सबसे पहले परिवार में रहता है, परिवार में बहुत सारी चीज़ें सीखता है, फिर जब बाहर निकलता है तो वो विद्यालय जाता है, विद्यालय के अंदर उसको उसके और भी दोस्त मिलते हैं, तो उनसे उस समूह का निर्माण हो जाता है, ठीक है। और इन तीनों के बीच में संबंध पाया जाता है, परिवार, विद्यालय और समूह। बस यही तो है मध्य मंडल और लघु मंडल। तो फिर बाह्य जोन की बात करें, बच्चा और भी थोड़ा एक्सप्लोर करेगा चीज़ों को और बाहर निकलेगा, तो इसमें अपने माता पिता के जो कार्य हैं उनका संबंध आ जाएगा। जैसे गांव के अंदर विद्यालय है, अब इस विद्यालय के अंदर माता पिता का क्या रोल है? कुछ दिया है, वहाँ पे सरकारी स्कूल है तो कुछ दे देते ना भेंट के रूप में, तो वो चीज़ आती है। मंदिर के अंदर कुछ दान कर दिया, तालाब वगैरह के अंदर कुछ लगा दिया, पानी के लिए कुछ दान कर दिया, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। वृहत मंडल होता है आपका लार्ज सर्किल।
तो इसमें सामाजिक रीति रिवाज आ जाएंगे, जो जिस समाज में हम लोग रहते हैं तो वो रीति रिवाज आ जाएंगे और परंपराएं आ जाएंगी जिनका बच्चा पालन करना शुरू कर देता है, तो ये वृहत मंडल में आएगा। और एक अंतिम है आपका घटक मंडल, कंपोनेंट डिविजन्स। तो ये होता है आपका बालक की ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है, ये इसको लेकर के काम करता है घटक मंडल। बालक ने क्या क्या किया है बच्चे ने, तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का सारा लेखा जोखा आपको घटक मंडल के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं दोस्तों सामाजिक विकास यानी कि सोशल डेवलपमेंट को देखते हैं। अब देखो यहाँ पर भी हरलोग भाई साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है। इन्होंने कहा है सोशल डेवलपमेंट के बारे में हरलोग ने कि सामाजिक विकास का अर्थ है सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना। क्या करना भाई? सामाजिक विकास का अर्थ क्या है, सोशल डेवलपमेंट का अर्थ क्या है? जो सामाजिक संबंध है, सोशल जो रिलेशंस हैं, उनके अंदर परिपक्वता प्राप्त करना, उन सोशल रिलेशंस को क्या करना भाई? स्ट्रोंग बनाना। ये है हरलोग का स्टेटमेंट सामाजिक विकास से संबंधित। जो बच्चा समाज के अंदर संबंध बनाता है, या फिर उसके सहपाठी हैं या उसके दोस्त हैं, या फिर बड़ों के साथ में भी संबंध बनाता है बच्चा, ठीक है, मतलब माता पिता के रूप में वो कई लोगों को देखता है, बड़े भाई बड़ी बहन के रूप में देखता है, छोटा भाई छोटे बहन के रूप में देखता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें। तो इन संबंधों में मजबूती लाना। जन्म के समय बालक ना तो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक होता है, कुछ समय बाद वह सामाजिक हो जाता है। ये करो ने कहा था। तो ये स्टेटमेंट आता है कई बार एग्जाम में कि बताइए जन्म के समय बालक सामाजिक होता है या नहीं होता, तो आपको बताना है नहीं होता है। कुछ समय बाद में वो सामाजिक होना शुरू हो जाता है, जब सामाजिक विकास उसमें उसके अंदर डेवलप हो रहा होता है। सामाजिकरण, सोशलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो समाज के नियम आदर्श और परंपराओं के अनुकूल अपने आप को बना लेना सामाजिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। तो सामाजिकरण किसे कहेंगे? समाज के जो नियम है, आदर्श हैं, परंपराएं हैं, उनके अनुकूल खुद को बना लेना, उनके अनुकूल ही चलना, उनके अनुकूल ही काम करना, ताकि समाज में सब लोग सभ्य रूप में हमारे को देख सकें, या बच्चों को देख सके, या उसको देख सके बालक को। यही सामाजिकरण होता है, सोशलाइजेशन होता है। उसके बाद में शैशवावस्था में सामाजिक विकास को देखें तो यहाँ पर हम देखेंगे 3 महीने के बालक को। 3 माह का बालक जो है माँ को पहचानना शुरू कर देता है, माँ को दूर जाने पर रोना शुरू कर देता है। 3 महीने के बालक में ये 4 चीज़ें पाई जाती हैं। 4 महीने का जो बालक होता है, बालक साथ खेलने पर हंसता है, ठीक है, तो खेलने पर हंसेगा बालक। 5 माह का जो बालक होता है वो क्रोध और प्रेम में अंतर करना लग जाएगा। क्रोध, भाई बच्चे के सामने आप क्रोध कर रहे हो तो बच्चा डर जाएगा, प्रेम करोगे तो बच्चा हंसेगा, आपसे भी वात्सल्य दिखाएगा। 12 महीने का जो बच्चा होता है मना किए जाने पर कार्य नहीं करेगा। 12 महीने का जो बच्चा है वो समझ जाएगा कि हाँ, अपने को बड़े मना कर रहे हैं तो अपने को ये काम नहीं करना है। 2 वर्ष का जो बालक है वो बालक में सामाजिक अनुमोदन की प्रवृत्ति होती है। क्या होती है भाई? सामाजिक अनुमोदन की प्रवृत्ति पाई जाती है 2 वर्ष के बालक के अंदर, यानी कि समाज के अंदर वो सबके साथ में मिलजुल करके रहेगा। उसके बाद में 3 वर्ष की बात करें, सामाजिकता का प्रारंभ हो जाता है। 3 वर्ष की उम्र में सामाजिकता का विकास हो, दूसरे बच्चों के साथ में बच्चा खेलना शुरू कर देता है ना, तो दूसरे बच्चों के साथ में खेलना शुरू कर रहा है, तो इसका मतलब सामाजिकरण शुरू हो रहा है। 4 वर्ष का जो बच्चा है, सहानुभूति प्रतिस्पर्धा का भाव पाया जाता है 4 वर्ष के बच्चे के अंदर। सहानुभूति का भाव पाया जाता है और प्रतिस्पर्धा का भाव भी पाया जाता है, एक दूसरे के सामने प्रतिस्पर्धा, मतलब समान उम्र के बालकों के साथ में। 5 वर्ष का जो बच्चा होता है, वस्तुओं का लेन देन करना, भाई बहन की रक्षा करना, ये भाव 5 वर्ष के बच्चे के अंदर आ जाता है मेरे भाई। आगे हम बात करें बाल्यावस्था में सामाजिक विकास जो होता है उसके देख लें, तो सामाजिकता का सर्वाधिक विकास जो होता है वो बाल्यावस्था के अंदर ही होता है। ये बात आपको फैक्ट याद रखनी है। बड़ों का सम्मान करना, सहयोग करना, टोली का सदस्य बनना, मतलब गैंग एज जिसको बोलते हैं, सामाजिक सूझ का विकास करना, उसके बाद में सामाजिक प्रतिस्पर्धा, सुझाव ग्रहण करने की प्रवृत्ति, ये सब चीज़ें बालक के अंदर बाल्यावस्था के अंदर विकास हो जाता है इन सब का। उसके बाद में दोस्तों किशोरावस्था में सामाजिक विकास की बात करते हैं तो समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है, ठीक है, बच्चा जो होता है वो नेतृत्व के गुणों का इसमें विकास हो जाता है, मतलब नेतृत्वकर्ता बन जाता है ना, तो नेतृत्व के गुणों का विकास होगा। भाई घर के अंदर भी जिम्मेदारियां आती हैं बच्चे के ऊपर इतनी उम्र में, किशोरावस्था के अंदर, तो नेतृत्वकर्ता बन जाता है। समाज सेवा और बलिदान की भावना बच्चे के अंदर पाई जाती है इस उम्र के अंदर, किशोरावस्था में, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। सामाजिक चेतना व परिपक्वता का विकास भी बच्चे के अंदर हो जाता है। उसके बाद में किशोरावस्था में सामाजिक परिपक्वता का मापन एडगर डेल ने किया था। ये बात भी आप ध्यान में रखना। क्या दोस्तों? किशोरावस्था में सामाजिक परिपक्वता जो है उसका मापन किसने किया था? एडगर डेल ने किया था भाई। आगे चलें, सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कुछ फैक्टर्स हैं उनको देख लेते हैं।
सोशल डेवलपमेंट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर, इनके अंदर एक तो आपका हेरिडिटी आ जाएगा, एक आपका फैमिली का इफेक्ट जो पड़ रहा है बच्चे के विकास पे वो आ जाएगा, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव जो पड़ रहा है, फिजिकल और मेंटल जो हेल्थ है उसका भी प्रभाव पड़ता है, संवेगात्मक स्वास्थ्य का भी प्रभाव पड़ता है, जो कोग्निटिव डेवलपमेंट आपका इमोशनल जो हेल्थ है उसका भी प्रभाव पड़ता है। उसके बाद में विद्यालय व शिक्षक का जो प्रभाव है ये भी पड़ता है सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में। तो विद्यालय व शिक्षक की बात करें तो ओटापे ने विद्यालय को सामाजिक आविष्कार कहा है। अगर आपसे पूछ ले कि बताइए विद्यालय को सामाजिक आविष्कार किसने कहा है, क्योंकि बालक का सामाजिक विकास यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है विद्यालय के अंदर, तो ऐसा कहा था ओटापे नामक मनोवैज्ञानिक ने। उसके बाद में बात करते हैं खेल के मैदान की, स्पोर्ट्स का जो मैदान होता है उसके बारे में बात करते हैं, ग्राउंड की। स्किनर ने क्या कहा है और पेस्टालोजी ने क्या कहा है। पेस्टालोजी ने खेल के मैदान के बारे में कहा कि खेल के मैदान को निर्माण स्थल के रूप में मैं देखता हूँ। तो खेल के मैदान को निर्माण स्थल किसने कहा, बालक का निर्माण स्थल कहा गया है ये, तो ये कहा है स्किनर ने। उसके बाद में पेस्टालोजी ने क्या कहा, परिवार बालक की प्रथम पाठशाला होती है। ये बात आप जानते हैं ये वाली लाइन, लेकिन ये नहीं जानते कि ये लाइन कही किसने थी, तो आज के बाद में पता लग गया ना, पेस्टालोजी ने कही थी ये बात। अब आ जाइए दोस्तों, अपन देखते हैं इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि संवेगात्मक विकास। इमोशन जो शब्द है मेरे भाई, ये इसकी उत्पत्ति हुई है इमोवेयर शब्द से, और इमोवेयर शब्द होता है आपका लैटिन भाषा का, और इसका मतलब होता है हिंदी के अंदर उत्तेजित होना। इमोवेयर का मतलब उत्तेजित होना होता है, और इमोवेयर जो शब्द है लैटिन भाषा का शब्द है, इसकी उत्पत्ति इमोवेयर शब्द से हुई है। ठीक है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा होती है। क्या होती है, संवेग जो होती है भाई, देखो वुडवर्थ ने बात बिल्कुल सही कही है 100%। देखो आपको जब गुस्सा आता है ना, तभी तो हम कहेंगे कि गुस्सा जो है, क्रोध संवेग जो है आप पे हावी हो रहा है। कब दिखता है आपको गुस्सा, जब आपको गुस्सा आता है, आप गुस्से के अंदर बहुत सारी बातें बोल देते हो, सामने वाले को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, तो संवेग जो है व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। इस समय व्यक्ति होता है क्रोध के समय, या फिर कोई भी संवेग जब दिखता है तो मतलब वो उत्तेजना में होता है व्यक्ति। संवेग चेतना की वो अवस्था होती है जिसमें भावात्मक तत्व की प्रधानता होती है। तो संवेग जो होते हैं ये चेतना की अवस्था बताई गई है जिसमें भावात्मक तत्व की क्या होती है, प्रधानता होती है, ऐसा रोस ने कहा था। उसके बाद में मूल प्रवृत्तियां मानव व्यवहार का चालक होती हैं। जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं ना, मैकडूगल की मूल प्रवृत्तियां पता है ना आपको, तो ये मानव व्यवहार का क्या होती है, चालक होती है, मानव के व्यवहार को चलाने वाली चीजें होती है, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, संवेग का संबंध मूल प्रवृत्तियों से होता है। 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में देखने वाले हैं। देखो अब यहाँ पे देखिए, मूल प्रवृत्तियां होती हैं जन्मजात। ठीक है, जो जन्मजात होती हैं कभी नष्ट नहीं होती हैं मूल प्रवृत्तियां, इनमें संशोधन हो जाता है लेकिन नष्ट नहीं होंगी, ये बात आपको ध्यान रखनी होती है। और मूल प्रवृत्तियों के 3 पक्ष होते हैं। अब आप कहेंगे सर 3 पक्ष कौन से होते हैं, तो एक तो पक्ष होता है आपका ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक या कोग्निटिव आपका पक्ष हो जाएगा, एक हो जाएगा भावात्मक यानी कि अफेक्टिव, और एक हो जाएगा क्रियात्मक यानी कि फंक्शनल। तो 3 पक्ष होते हैं, फंक्शनल, अफेक्टिव और कोग्निटिव, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो मूल प्रवृत्तियों के ये 3 पक्ष होते हैं। तो दोस्तों जो मैकडूगल की 14 मूल प्रवृत्तियां हैं और उनके जो इमोशन से संवेग जो हैं उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं पलायन, इधर तो आपके मूल प्रवृत्तियां हैं और इधर संवेग हैं। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं पलायन को। ठीक है, पलायन मतलब गेटवे कह सकते हो आप लोग। तो पलायन मूल प्रवृत्ति के लिए जो संवेग है ना वो होता है भय, फेयर। अरे भाई आप पलायन कब करते हो, एक जगह को छोड़ करके दूसरी जगह में कब जाते हो, ठीक है, जब आपको डर लगता है तभी जाते हो ना। उसके बाद में एक होती है युद्ध प्रियता। ठीक है, युद्ध प्रियता के लिए जो संवेग होता है वो होता है क्रोध, एंगर। तो युद्ध प्रियता के बारे में ध्यान रखिएगा, आपका जो संवेग होगा वो होगा क्रोध, बेलीग्रेंस, युद्ध प्रियता। एक होती है निवृत्ति, निवृत्ति के लिए जो संवेग होगा वो होगा घृणा। घृणा मतलब बोले तो हैटर्ड। निवृत्ति, रिटायरमेंट, जब आप भी रिटायरमेंट लोगे तो संवेग घृणा आएगा आपके। कहाँ रिटायर्ड हो गए, पैसे आ रहे थे बढ़िया वाले, रिटायर्ड कर दिया, मेरे को पेंशन नहीं आएगी बस। एक होती है शिशु रक्षा, चाइल्ड प्रोटेक्शन। इसके लिए जो संवेग होता है ना वो होता है वात्सल्य, माता का प्यार, अफेक्शन, लव बोल सकते हो आप इसको, अफेक्शन बोल दो या लव बोल दो। तो शिशु रक्षा के लिए जो संवेग होगा वो होगा वात्सल्य। उसके बाद में एक होती है सिंपैथी यानी कि संवेदना, और इसके लिए जो संवेग होगा वो होगा दुख, ग्रीफ। उसके बाद में एक होता है काम प्रवृत्ति, सेक्स, और इसके लिए जो संवेग होगा वो होगा कामुकता, सेक्सुअलिटी। एक होता है जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। इसके लिए जो संवेग होगा वो होगा वंडर या सरप्राइज, आश्चर्य।
और 8वें नंबर पे आता है आत्महीनता, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इसके लिए संवेग होता है अधीनता का भाव। अधीनता का भाव मतलब बोले तो सबऑर्डिनेशन। एक होता है आत्म प्रदर्शन, सेल्फ एक्सपोजर। घमंड संवेग होता है, प्राइड, आत्म प्रदर्शन के लिए। एक होती है सामूहिकता, कलेक्टिवाइजेशन। इसके लिए जो संवेग होगा वो होगा एकाकी भाव, एकांत वाला भाव, अलोन वाला, है ना। तो लोनलीनेस। भोजन अन्वेषण अगला मूल प्रवृत्ति, तो फूड एक्सप्लोरेशन कहेंगे। तो इसके लिए जो संवेग होगा भोजन, भाई भोजन की तलाश में आप क्या करते हो, भूख लगती है तभी तो भोजन की तलाश करते हो, तो संवेग जो है वो होता है हंगर, भूख। 12 नंबर पे आता है अपना 12 नंबर पे रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, जो मूल प्रवृत्ति है। इसके लिए कृतिभाव संवेग होता है, ग्रेटिट्यूड। एक होता है संग्रह प्रवृत्ति, कलेक्शन ट्रेंड। इसके लिए जो मूल संवेग होगा वो होगा आपका लोभ, ग्रीड। भाई देखो, धन को संग्रह करने की प्रवृत्ति किन लोगों में पाई जाती है, जो लोभी लोग होते हैं, है ना, जिनको पैसा बहुत अच्छा लगता है, खर्च नहीं करना चाहते, कंजूस लोग, तो लोभ वाला संवेग पाया जाता है। लोभ होता है उनको धन को इकट्ठा करने का। एक होता है हास संवेग, सैड। इसके लिए जो मूल प्रवृत्ति हास है, इसके लिए जो संवेग होगा वो होगा आमोद, जॉय। ठीक है भाई, तो ये मैकडोगल के द्वारा बताई गई 14 मूल प्रवृत्तियां, इनके बारे में आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन यहाँ से। एक होता है शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास के बारे में अब देख लेते हैं थोड़ा सा। इन्फेंसी के अंदर जो संवेगात्मक विकास हो रहा है, कोग्निटिव डेवलपमेंट है, वो देखते हैं। शैशवावस्था में भय, क्रोध और प्रेम मुख्य संवेग होते हैं, ऐसा वाटसन ने कहा है, ध्यान रखिएगा। तो शैशवावस्था में जो भय है, क्रोध और प्रेम है, 3 मुख्य संवेग बताए हैं वाटसन ने, भय, क्रोध और प्रेम। तो इन तीनों के बारे में ध्यान रखना। संवेगों की गति आरंभ में तेज होती है और बाद में धीरे हो जाती है। बस संवेगों की जो गति होती है ना, शुरू में बच्चा संवेग दिखाएगा, बहुत चिल्लाएगा, भयंकर वाला, लेकिन धीरे धीरे कम हो जाएगा। संवेग अस्थायी, स्वाभाविक और हिंसात्मक होते हैं। देखो संवेग जब होते हैं ना, जैसे गुस्सा आ गया, तो संवेग, गुस्सा जो संवेग है ना, ये भाई आपका क्या करेगा, हिंसात्मक कोई ना कोई सीन बना देगा, हिंसा वाला, कि गड़बड़ी होने वाली है। संवेग तो आप जानते ही हैं, जब भूख लग रही है, मान लीजिए आपको खाना नहीं मिल रहा, तो आप किसी का छीन करके खाना खाओगे तो लड़ाई होने वाली है ना। लोभ है आपको धन का, चोरी कर रहे हो आप तो नहीं करोगे, कोई चोरी कर रहा है, लोभ, धन को इकट्ठा करने के लिए लालच में चोरी कर रहा है, तो चोरी करेगा, पकड़ा जाएगा, तो क्या होगी, हिंसा होगी। बहुत सारी चीजें हैं ऐसे। तो संवेग जो है ना, हिंसा को जन्म देते हैं, स्वाभाविक होते हैं और अस्थायी भी होते हैं। जन्म के समय कोई भी संवेग नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, केवल उत्तेजना होती है, लेकिन 2 वर्ष तक सभी संवेगों का विकास हो जाता है। ब्रिजेज ने कहा है ऐसा, मैं नहीं कह रहा हूं भाई, ब्रिजेज भाई साहब कहते हैं कि जन्म के समय कोई संवेग नहीं होता है, लेकिन उत्तेजना जरूर होती है, जिसकी वजह से भूख लगती है और बच्चा रोता है, चिल्लाता है। लेकिन 2 वर्ष तक सभी संवेगों का विकास भी बता देते हैं भाई साहब कि 2 वर्ष में सभी संवेगों का क्या हो जाता है, विकास भी हो जाता है। अब संवेगों के प्रदर्शन को देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना, कि जो इमोशंस है वो कैसे डिस्प्ले होते हैं। एक तो 3 महीने का जो बच्चा है, उसके अंदर दुख और आनंद, 2 संवेग हैं भाई। कौन कौन से हैं, दुख और आनंद। एक होता है 6 माह का बच्चा, इसमें भय, प्रेम, घृणा और क्रोध, 4 संवेग होते हैं। ठीक है भाई, तो संवेगों के प्रदर्शन की बात करें तो 3 महीने का जो बालक होता है उसमें दुख संवेग होता है, आनंद होता है। 6 महीने में भय, क्रोध, प्रेम और घृणा। बाद में 12 महीने डबल कर दो, देखो इसका डबल ये हो गया, इसका डबल ये हो गया। उल्लास और अनुराग, 2 संवेग होते हैं। अनुराग मतलब आप कह सकते हो एडमायर कह सकते हो, ठीक है, एडमायर आप कह सकते हो इसको। 18 महीना ईर्ष्या, ईर्ष्या जिसको आप क्या कह सकते हो, जेलसी कह सकते हो, ठीक है। और 24 महीने के बच्चे में हर्ष, उल्लास और आमोद। आमोद प्रमोद नहीं बोलते हैं, हर्ष मतलब खुशी वाली बात हो रही है यहाँ पे। तो 24 महीना का बच्चा, ये सब संवेग इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है ना भाई। फिर हम देखते हैं बाल्यावस्था के अंदर संवेगात्मक विकास। शैशवावस्था में हो गया, बाल्यावस्था में देखते हैं। देखो स्थायी जो भाव है, भाव कर लेना भाई, स्थायी भावों का निर्माण। देखो वैसे तो बुक में सही कर दिया था, अगर फिर भी अगर भाषो लिखा हुआ है ना भाई, सब लोग देख लेना जिसने मंगवा ली है, यहाँ पे भावों कर लेना। वैसे तो मैंने करेक्शन करवा दिया था, क्योंकि वो उसमें देख लेना आप लोग, ये PDF पहले की है तो इसमें हो सकता है ये इस तरह से हो।
अगर आपके बुक के अंदर है नहीं वैसे, लेकिन देख लेना अगर ऐसा है तो इसको भाव कर लेना। बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास, स्थायी भावों का निर्माण हो जाता है, मतलब आदर करना, आत्मसम्मान की भावना, ये सब आ जाती है। शिक्षक तथा विद्यालय का बालक के संवेगों पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। तो बालक के जो संवेग होते हैं इनके ऊपर सर्वाधिक प्रभाव किस किस का पड़ता है? शिक्षक का पड़ता है और विद्यालय का पड़ता है। भाई संवेग नियंत्रित अवस्था में होते हैं, ये भी कहा गया है बाल्यावस्था के अंदर। ये जो संवेग होते हैं वो नियंत्रित अवस्था में होते हैं, शैशवावस्था में नियंत्रित अवस्था में नहीं होते हैं। बच्चा संवेग दिखाएगा ही दिखाएगा, उसको कोई मतलब नहीं है। भूख लग रही है तो वो रोएगा ही रोएगा, चिल्लाएगा, कुछ भी कर लो आप, भूख लग रही है तो उसके अंदर संवेग आएंगे आएंगे। उपनाम से पुकारना और चुना जाना पसंद नहीं होता है बच्चे को। उपनाम मतलब बच्चे को आप उपनाम से मत पुकारो, जो बच्चे का एक्चुअल नाम है ना उसी से बोलो बच्चे को। किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास देखते हैं। किशोरावस्था जब आती है ना तो किशोरावस्था के आगमन का मुख्य लक्षण जो है वो संवेगात्मक विकास में अत्यधिक तेजी से परिवर्तन जो होता है ना वही है। भाई किशोरावस्था आ गई, इसका एक सबसे बड़ा झलक जो अपन देख सकते हैं वो देख सकते हैं बच्चे के संवेगात्मक जो विकास है, बच्चे के जो इमोशंस है ना वो अचानक से चेंज हो जाएंगे। ऐसा कोल और ब्रुश ने कहा है, ठीक है। कोलगेट और ब्रुश, ब्रुश पे आप कोलगेट लगा के करते हो ना, तो बस कोलगेट और ब्रुश दोनों भाई बहन मिलकर के क्या कह रहे हैं कि किशोरावस्था जो है, भाई आप कोलगेट ब्रुश भी ज़्यादा किशोरावस्था में करना शुरू करते हो। किसी से मिलने जाते हो तो आप सोचते हो यार मुंह में बदबू नहीं आ जाए अपने, है ना, तो कोलगेट तो कर लेते हैं ब्रुश पे लगा करके। तो कोलगेट और ब्रुश तो किशोरावस्था के आगमन का, क्योंकि आप किशोरावस्था जब आती है, आग पे आगमन होता है, तभी तो आप किसी से मिलने जाते हो अपने प्रियतम से। तो संवेगों का विकास अत्यधिक तेजी से परिवर्तन जो हो रहा है वो इस एज में होता है, कोल और ब्रुश ने कहा है। अमूर्त संवेग पाए जाते हैं इस अवस्था के अंदर, मूर्त नहीं होते हैं, अमूर्त होते हैं। सर्वाधिक अनियंत्रित संवेग भी पाए जाते हैं। बिल्कुल सर्वाधिक अनियंत्रित संवेगों की बात करें, बच्चा गुस्सा करेगा तो कुछ भी कर सकता है, तोड़ फोड़ वगैरह, नियंत्रण में नहीं होते हैं इस एज के अंदर। मुख्य संवेग जो होते हैं इसमें किशोर अवस्था में काम, सेक्स, प्रेम, लव, भय हो जाएगा आपका। उसके बाद में प्रेम, लव, भय आपका फेयर हो जाएगा। क्रोध, एंगर, ठीक है। उसके बाद में दया, पिटी, ईर्ष्या, जेलसी। तो ये सारे मुख्य संवेग होते हैं किशोरावस्था के अंदर। उसके बाद में संवेगात्मक समस्याओं के बारे में बात करते हैं अपन। संवेगों से संबंधित देखो समस्याएं भी पाई जाती हैं, जैसे तुतलाना, हकलाना, शर्मिलापन, अंगूठा चूसना, बिस्तर गीला करना, पलायन करना और वाम हस्तता, लेफ्ट हैंडी। ये संवेगात्मक समस्याएं पाई जाती हैं सारी की सारी। तो इन संवेगात्मक समस्याओं के बारे में आप लोग ध्यान रखना थोड़ा सा, ये सारी होती हैं। उसके बाद में संवेगात्मक विकास के सिद्धांत देख लेते हैं, थोड़े से थियरीज देख लेते हैं इमोशनल डेवलपमेंट की। यहाँ पे सबसे पहली जो थियरी है दोस्तों वो है मौलिक संवेगों के सिद्धांत। कौन से? जो मौलिक संवेग हैं उनके सिद्धांत, थियरी ऑफ फंडामेंटल इमोशंस, जिनके अंदर भय, प्रेम और क्रोध मौलिक संवेग होते हैं, ऐसा वाटसन ने कहा था। तो अगर वाटसन के अकॉर्डिंग आपको मौलिक संवेगों के बारे में पूछा जाए कौन कौन से होते हैं, प्रेम, भय और क्रोध, तीन होते हैं। और ये शुरू में बताते हैं, जन्म से बताते हैं। तो फंडामेंटल थियरी इमोशंस जो हैं वो आपके कौन कौन से हो गए, प्रेम, भय और क्रोध, वाटसन के अनुसार। एक सिद्धांत है आपका कैनन बोर्ड का सिद्धांत। कैनन बोर्ड का सिद्धांत क्या कहता है? व्यवहार व अनुभूति साथ साथ होंगे। अनुभूति मतलब आप बोल सकते हो, फीलिंग बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये दोनों साथ साथ होंगे, बिहेवियर और फीलिंग। कैनन बोर्ड का सिद्धांत ये कहता है। संवेगात्मक विकास के सिद्धांत, इनके नाम याद रखना, यहाँ पर याद ना रखो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये नाम याद कर लेना बस। आप लोग पूछ सकता है कि बताइए निम्न में से कौन सा संवेगात्मक विकास का सिद्धांत नहीं है। जेम्स लोज का सिद्धांत, जेम्स लोज का सिद्धांत भी संवेगात्मक विकास का सिद्धांत है। पहले संवेगात्मक व्यवहार और उसके बाद में संवेगात्मक अनुभूति होती है। बात यही है, यहाँ पे शॉर्ट में बोल दिया गया, यहाँ पे थोड़ा विस्तार में बोल दिया गया। फिर एक आता है संवेगों को प्रशिक्षित करने की विधियां होती हैं कुछ। तो चार विधियों के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है संवेगों को प्रशिक्षित करने की। भाई किसी में संवेगों की कमी है, किसी को ज़्यादा क्रोध आता है, तो उस क्रोध को प्रशिक्षित करके आप लोग उसको कंट्रोल कर सकते हो थोड़ा, ठीक है, लिमिट में, या फिर बहुत ज़्यादा हावी नहीं हो जाए। तो संवेगों को प्रशिक्षित करने की जो विधियां हैं उनमें एक तो मानसिक व्यस्तता आ जाएगी, मेंटल प्रोक्यूप्शन, और एक आ जाएगा दमन, रेस्पिरेशन, एक मार्गांतीकरण आ जाएगा, डिवर्जन, एक आ जाएगा सांवेगिक विवेचन, मतलब संवेगों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति यहाँ पर हो जाती है,
ठीक है। संवेगों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति का मतलब है बिना हिचकिचाए, बिना डरे किसी से संवेगों को अभिव्यक्त करना, सामने वाले को बोलना, और ये शेष अवस्था में ज़्यादा पाए जाते हैं। एक होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है संवेगों पर नियंत्रण करने का काम करता है। यहाँ पे आपको 4 चीज़ें याद रखनी है संवेगों को प्रशिक्षित करने की विधियों के बारे में: मानसिक व्यस्तता, दमन, मार्गांतीकरण और सांवेगिक विवेचन। मानसिक व्यस्तता का मतलब है कि मस्तिष्क को आप जितना व्यस्त रखोगे ना, संवेग आपके उतने ही कंट्रोल हो जाएंगे। अपने आप को बहुत बिजी बना दो जिंदगी में, आपके संवेग उथल पुथल नहीं होंगे, बिल्कुल स्थिर रहेंगे। दमन जो है, ऐसी चीज़ों का दमन करो जो आपको नेगेटिविटी की ओर लेकर के जा रही हैं। मार्गांतीकरण का मतलब है यहाँ पे भाई आप गलत मार्ग पे जा रहे हो, संवेग आपके हावी हो रहे हैं, तो उन चीज़ों को छोड़ो और दूसरा मार्ग पकड़ो। ठीक, ये सब चीज़ें। इसके बाद में आता है मोरल डेवलपमेंट, मतलब कि नैतिक विकास। मोरल डेवलपमेंट की बात करें तो चरित्र आदतों का पुंज है, ऐसा कहा था सैमुअल इस्माइल ने। किसने कहा था? सैमुअल इस्माइल ने कहा था कि चरित्र जो होता है, हमारा जो कैरेक्टर होता है, वो क्या होता है, हमारी जो आदत्स होती हैं, हैबिट्स होती हैं, उनका एक पुंज है या फिर उनका एक घड़ा है, कह सकते हो। सैमुअल इस्माइल ने कहा, इस्माइल करते हुए। शैशवावस्था में नैतिक विकास की अगर बात करें दोस्तों, जो इन्फेंसी है, इसके अंदर मोरल डेवलपमेंट जो होता है वो होता है नैतिकता का अभाव पाया जाता है इस एज के अंदर। ठीक है, मोरलिटी नहीं पाई जाती है, लेकिन बच्चा माता पिता के दबाव से नैतिकता का पालन करता है। माता पिता के डर से या दबाव से थोड़ी बहुत मोरलिटी दिखाता है बच्चा, भाई बड़ों का कहना मानना है तो मानना है, ये नैतिकता है। सभी का सम्मान करना है, धोख वोख देनी चाहिए। कई टाबर को देखो थे धोख देवाम बड़ो जोर आओ जब बड़ा आदमी आ गए, तो वो नैतिकता जबरदस्ती करते हैं माता पिता को दिखाने के लिए कि हाँ मैं हूँ कुछ, बट वो बच्चे नैतिकता के बारे में जानते नहीं है कि वास्तविकता में इसका क्या सीन है। 2 वर्ष और 4 वर्ष की बात करें तो 2 वर्ष जो है ये अच्छे और बुरे लड़के में अंतर करता है। ठीक है, 2 वर्ष का बालक अच्छे और बुरे अंतर हो जाएंगे। 4 वर्ष का जो है वो अच्छे और बुरे कार्य में अंतर समझने लग जाएगा। ठीक है, 2 वर्ष में अच्छे और बुरे लड़के में अंतर, और 4 वर्ष में अच्छे और बुरे काम में भी अंतर करना सीख जाएगा बच्चा। उसके बाद में करें क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, ये सब चीज़ें। बाल्यावस्था में नैतिक विकास, बालक में नैतिकता का सर्वाधिक विकास इसी उम्र में होता है जैसे सामाजिकता का होता है। न्याय, विवेक और ईमानदारी के गुणों का विकास भी हो जाता है। तो ये स्ट्रेंग ने कहा था इस एज के अंदर न्याय, विवेक और ईमानदारी, इन सभी गुणों का विकास हो जाता है। आगे देखें किशोरावस्था में नैतिक विकास के बारे में, तो किशोरावस्था की बात करते हैं तो आदर्श व्यक्ति की कल्पना करना व उसकी तरह बनने की कोशिश करना। ठीक है, बालक नैतिकता का पालन करते हुए अधिकार के आधार पर करता है। जो भी बच्चे के कर्तव्य होते हैं और अधिकार होता है उनके आधार पर ही नाबालक नैतिकता का पालन करता है किशोरावस्था के अंदर। नैतिक विकास का सिद्धांत जो है वो कहलबर्ग ने दिया था 1969 के अंदर। अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। इसके अंदर कुछ अवस्थाएं बताई थी कहलबर्ग ने। एक तो पूर्व परंपरागत अवस्था बताई थी 3 से 9 वर्ष के लिए। एक अवस्था बताई थी कन्वेंशनल स्टेज, इसके बारे में देखेंगे, सारी अवस्थाएं देखेंगे 1 बाय 1 करके। तो जो कन्वेंशनल स्टेज है, सॉरी आपकी प्री कन्वेंशनल स्टेज जो है, पूर्व परंपरागत अवस्था, इसको कई नामों से जाना जाता है। एक तो आपका प्री कन्वेंशनल स्टेज हो गया, एक हो जाएगा आपका पूर्व औपचारिक अवस्था, एक हो जाएगा पूर्व रूढ़िगत अवस्था, एक हो जाएगा पूर्व लैंगिक अवस्था। इस तरह से 4 तो आपको नाम ध्यान रखने हैं पूर्व परंपरागत अवस्था के। अब देखो, अपनी आवश्यकताओं को समझना और दूसरों के अधिकारों को जानना नैतिकता का पालन करना होता है। भाई अपनी आवश्यकताएं क्या हैं और दूसरे के अधिकार क्या हैं, ये सब जान गए तो ये नैतिकता का पालन करना ही हो गया। उसके बाद में पूर्व परंपरागत अवस्था की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। एक तो आज्ञा व दंड की अवस्था मानी गई है और एक मानी गई है पुरस्कार उन्मुक्ता। भाई आज्ञा का पालन करोगे तो आपको दंड नहीं मिलेगा, आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो दंड आपको मिलने वाला है। तो इस उम्र के अंदर ये उम्र होती है 3 से 6 वर्ष की। ठीक है, उसके बाद में पुरस्कार उन्मुक्ता 6 से 9 वर्ष। इस उम्र के अंदर बच्चा पुरस्कार के माध्यम से बहुत कुछ चीज़ें सीख सकता है। पुरस्कार के प्रलोभन में, लोभ में बच्चे को आप कहो मैं साइकिल ला के दूंगा तेरे को, अब की बार अच्छे से नंबर ला के देगा क्लास में, वो मेहनत करेगा बढ़िया वाली। तो पुरस्कार उन्मुक्ता, पुरस्कार के लालच में क्या करता है बच्चा, आचरण करता है। इसके बाद में एक कन्वेंशनल स्टेज होती है, मतलब परंपरागत अवस्था आप इसको बोल सकते हो। इसके अन्य नाम है परंपरागत अवस्था, रूढ़िगत अवस्था, औपचारिक अवस्था और लौकिक अवस्था भी हम इसको कह सकते हैं। प्रशंसा प्राप्त करने के लिए नैतिकता का पालन करता है बच्चा। खुद की प्रशंसा सुनने की बच्चे को बड़ी लालसा होती है, तो वो क्या करता है, फिर बड़ों के धोख देगा, बड़ों का आशीर्वाद लेगा, सबसे प्यार से बात करेगा, सभी को अच्छी अच्छी कविताएं, पोएम्स वगैरह सुनाएगा, तो बड़े कहेंगे यार बड़ा अच्छा बच्चा है ये तो, है ना। तो ये होती है कन्वेंशनल स्टेज। प्रशंसा सुनने की, ईर्ष्या की उन्मुक्ता। ठीक है, 9 से 12 वर्ष की उम्र होती है ये वाली।
इसके बाद में प्रशंसा सुनने के लालच में बच्चा आचरण करेगा। यहाँ पर भी व्यवस्था बनाए रखने की एक उन्मुखता होती है। 12 से 15 वर्ष की जो उम्र होती है ना, ये व्यवस्था बनाए रखने की उन्मुखता होती है। सामाजिक व्यवस्थाएं होती हैं, उनके प्रति समझ पैदा करना। आगे आइए, उत्तर परंपरागत अवस्था होती है, एक पोस्ट कन्वेंशनल एज होती है। भाई प्री कन्वेंशनल हो गई, कन्वेंशनल हो गई, और एक होती है पोस्ट कन्वेंशनल। उसके बाद में, कन्वेंशनल के बाद में 15 वर्ष के बाद में होती है, लगभग किशोरावस्था का ही समय होता है पूरा का पूरा। सामाजिक समझौते की अवस्था भी कह सकते हैं हम इसको। 15 से 18 साल की उम्र को सामाजिक समझौते की अवस्था कहा जाता है। विवेक के आधार पर नैतिकता का पालन करना, 18 से अधिक का जो होता है ना, ये विवेक के आधार पर नैतिकता के पालन की बात करता है। जीन पियाजे के अनुसार नैतिकता का विकास की अगर अपन बात करें तो 4 अवस्थाओं से जीन पियाजे के अनुसार नैतिकता का विकास होता है। 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? एक तो होती है एनामी अवस्था, एक होती है हेरोनोमी अवस्था, एक होती है पारंपरिक आदान प्रदान की अवस्था, और एक होती है ऑटोनोमी या स्वायत्तता की अवस्था। तो इनके लिए जीन पियाजे ने 4 अवस्थाओं के लिए अलग अलग जो वर्ष हैं उनका चयन किया हुआ है यहाँ पे। एक तो एनामी अवस्था जो है ये आपकी 0 से 5 वर्ष की होती है। हेरोनोमी अवस्था जो है 5 से 8 वर्ष की होती है। पारंपरिक आदान प्रदान की अवस्था जो है 8 से 13 वर्ष होती है। और ऑटोनोमी स्वायत्तता की अवस्था होती है 13 से 18 वर्ष की होती है। ठीक है, तो इस तरह से पियाजे के अनुसार नैतिकता का विकास इन 4 अवस्थाओं से होकर के गुजरता है। अब आ जाइए दोस्तों गामक विकास या मोटर स्किल को देख लेते हैं, मोटर डेवलपमेंट को देख लेते हैं। इसमें क्या होता है ना, शरीर के अंगों व मांसपेशियों में गति व शक्ति का विकास ही गामक विकास कहलाता है। शरीर के जो अंग होते हैं और मांसपेशियां जो होती हैं, मसल्स होती हैं, और जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं, उनमें गति और शक्ति का विकास होना, मतलब मांसपेशियों और अंगों की गति का मतलब हो गया कि काम करने की स्पीड, और मांसपेशियां जो है उनकी, तो यही गामक विकास है। समझ गए? गामक विकास के कुछ चरण भी होते हैं, जैसे वस्तु की ओर आकर्षित होना। कोई भी वस्तु देख लीजिए, वस्तु आपकी मेल और फीमेल भी हो सकती है। वस्तु को पकड़ने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, और वस्तु के बारे में सोच बनाना कि आपकी क्या सोच है उस वस्तु के बारे में। तो गामक विकास के ये चरण होते हैं आपके। ठीक है, उसके अलावा गामक कौशल के कुछ प्रकार भी होते हैं। जैसे एक होता है सूक्ष्म गति कौशल, फाइन मोटर स्किल जिसको बोलते हैं। उंगलियों की सहायता से की जाने वाली जो गतिविधियां होती हैं वो फाइन मोटर स्किल होती है। मैंने आपको समझा दिया है सारा कुछ, जैसे लिखना, ब्लॉक बनाना, आत्मपोषण, कपड़े पहनना, कपड़े निकालना, ये सब चीज़ें आपके सूक्ष्म गति कौशल में आती हैं, यानी कि फाइन मोटर स्किल का काम होता है, जिनमें एक्टिविटी कम करनी पड़ती है, मात्र उंगलियों की सहायता से काम हो जाता है। एक होता है माइक्रो स्किल, माइक्रो मोटर स्किल कह सकते हो, स्थूल कौशल जो होता है आपका। इसमें क्या होता है, शरीर की मांसपेशियों की सहायता से कार्य करना, जो बॉडी की मांसपेशियां मसल्स होती हैं उनकी हेल्प से काम करना, साइकिलिंग करना और तैरना, ये आ जाता है। मैंने समझा दिया था सब कुछ तुम्हारे को। शारीरिक क्रियाएं देखें, फिजिकल एक्शंस अगर अपन देखते हैं इस एज में, तो वस्तु पकड़ना, सहारे से बैठना, खड़ा होना, घुटनों के बल चलना, खड़ा होना, चलना, दौड़ना और उछलना, ये सब की सब क्रियाएं आपकी गामक कौशल के प्रकारों के अंदर आती हैं। शारीरिक क्रियाएं, स्थूल कौशल और आपका सूक्ष्म गति कौशल। ठीक है, उसके बाद में भाषात्मक विकास को देखते हैं अपन, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट। तो इस डेवलपमेंट को थोड़ा सा इजी वे में देखते हैं, हालांकि अपन देख चुके हैं सब चीज़ें। 10 महीने की बात करें तो माँ शब्द, सार्थक शब्द बोलना शुरू कर देता है बच्चा, माँ। 12 महीने का बच्चा 3 से 4 शब्द बोलेगा। 2 वर्ष का बच्चा 100 से 200 वर्ष शब्द बोलेगा। 3 वर्ष का बच्चा 896 शब्द बोलेगा। शिष्टाचार शब्दावली भी इसके अंदर ऐड हो जाती है। 4 वर्ष का बच्चा जो है 1540 शब्द बोलेगा। समय शब्दावली ऐड हो जाएगी इसमें। 5 वर्ष का बच्चा 2072 शब्द बोलेगा। रंग मुद्रा शब्दावली ऐड हो जाएगी, रंग वगैरह के बारे में जानकारी करेगा, वो चीज़ों के बारे में कंपैरिजन करने लग जाएगा। 6 वर्ष का बच्चा होता है 2562 ग्रुप शब्दावली का प्रयोग करेगा। 8 वर्ष का बच्चा होता है 3600 शब्द बोलेगा। 10 वर्ष का बच्चा होता है 5400 शब्द बोलेगा। 12 वर्ष का बच्चा होता है 7200 शब्द बोलेगा। 14 वर्ष का बच्चा होता है 9000 शब्द बोलेगा। 16 वर्ष का बच्चा होता है 11700 शब्द बोलेगा। 18 वर्ष का बच्चा होता है 15000 से 19000 शब्द बोलना सीख जाएगा। उसके बाद में भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कुछ फैक्टर होते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट को अफेक्ट करने वाले, उनको देख लेते हैं। एक होता है अभ्यास और अभिप्रेरणा का प्रभाव जब पड़ता है तो भाषा का विकास प्रभावित होता है। परिपक्वता का प्रभाव भी पड़ता है, भाई आप में अच्छी परिपक्वता है तो आप भाषा शिष्टाचार वाली भाषा का प्रयोग करोगे। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है भाषा का। लिंग का भी प्रभाव पड़ता है, मेल फीमेल का भी। अनुकरण, खेल, कहानी सुनना, वार्तालाप, इन सब का भी। भाई आप किस समूह में कौन सी किस प्रकार की कहानियां सुन रहे हो। एक तो आप गाली गलौच वाली कहानियां सुन रहे हो जिनके अंदर बहुत गंदी गंदी चीज़ें बताई जाती हैं। एक आध बहुत सभ्य और शिष्टाचार वाली कहानियां सुन रहे हो तो आपकी जो भाषा है वो शिष्टाचार वाली डेवलप होगी। मानव प्राणी का प्रथम शब्द जो होता है वो बलबलाना होता है, मैंने आपको समझा दिया था इसके बारे में भी।
ठीक है, तो ये आपका जो विकास जो है कंप्लीट हो चुका है भाई ये चैप्टर। तो आप लोगों ने आई होप सभी अब से पहले की जो भी क्लासेस थी वो कंप्लीट देख ली होंगी। अब देखो इनके अंदर तो रीडिंग करने का ही काम था, बाकी मैं जब भी चैप्टर शुरू करता हूँ आपको सब चीज़ें ऑलरेडी, वो वाली क्लासेस बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और यहाँ पे आप जो नोट्स हैं ये नोट्स आप घर पे मंगवा लो, मान एजुकेशन ऐप से ऑर्डर कर दो, या फिर मैंने आपको नंबर दे रखे हैं, उन नंबर के ऊपर आप लोग क्या कर देंगे, व्हाट्सअप कर देंगे इस नंबर के ऊपर 9929996527। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर देना, बता देना कि सर मेरे को ये नोट्स चाहिए, क्या प्रोसेस है। ठीक है, तो 9929996527 इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है, या फिर आप क्या करेंगे, मान एजुकेशन ऐप से ऑर्डर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, बाय।